हेलो हेलो फ्रेंड्स। मैं सर डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम नंबर थ्योरी में कुछ और आगे देखेंगे। नंबर थ्योरी में हमने डिविजिबिलिटी थ्योरी प्रारंभ की और डिविजिबिलिटी थ्योरी में 5 और 6 बेसिक रिजल्ट्स को हमने कल डिस्कस किया था। 6 बेसिक रिजल्ट्स दिखने में बहुत सीधे हैं पर काम आते रहेंगे, इसलिए हमें ध्यान करना है उन 6 रिजल्ट्स का। आज कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक और रिजल्ट है, इसी तरह से छोटे छोटे रिजल्ट्स होंगे पर महत्वपूर्ण होंगे। किस तरह से कि if c is equal to c is written as c is equal to ax plus by, c is equal to ax plus by and d divides a, यदि d का भाग a में पूरा पूरा जाता है, d divides a, but d does not divide c, d का भाग a में तो पूरा पूरा जाता है पर d c को डिवाइड नहीं करता, implies that d does not divide कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई इंटीजर a और b के कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखा हुआ है तो a में तो d का पूरा पूरा भाग जाता है और c एक ऐसी संख्या है जिसमें d का भाग नहीं जाता, तो निश्चित रूप से d का भाग b में नहीं जाएगा। एक उदाहरण से स्टार्ट देख लेते हैं इसको। a इक्वल टू मैं 10 ले लेता हूँ, इसी उदाहरण a इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, x इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, x इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, फिर b इक्वल टू 11 और y इक्वल टू 3, b इक्वल टू 11 y इक्वल टू 3। देखिए क्या हो गया, 20 33 मतलब 53, c इक्वल टू क्या हो गया 53। यहां से देखेंगे ax प्लस by। अब देखिए d एक ऐसी संख्या है जिस a को तो पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, तो d मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2 या 5, d को हम 2 लेते हैं। देखिए d का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 बार जा रहा है, d को डिवाइड कर रहा है पर d इस a को डिवाइड कर रहा है। अब d c को डिवाइड नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से d b को डिवाइड नहीं कर रहा। d इक्वल टू 5 ले लें, d इक्वल टू 5 a को डिवाइड कर रहा है, c को डिवाइड नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से d को डिवाइड नहीं कर रहा है। सिंपल वे में थ्योरम को यूं समझ। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। ये तो सिंपल वे हो गया कि हाँ ये निश्चित रूप से सही है कि इस कॉम्बिनेशन में अगर कोई संख्या इसको डिवाइड कर रही है और इसको डिवाइड नहीं कर रही तो निश्चित रूप से इसको डिवाइड नहीं करेगी। अगर इसको डिवाइड कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है, इसका मतलब वो संख्या कॉमन आ जाएगी, सी को डिवाइड करेगी। ये तो साधारण रिजल्ट है पर इस रिजल्ट को यूं दें। अब इसको प्रूव करें तो पहला d डिवाइड्स a में पूरा पूरा भाग लगता है तो मैं a को q1 ऐसा एग्जिस्ट करता है, q1d, a को ऐसा लिखूं q1d तो क्या हो जाएगा c इक्वल टू q1d प्लस b1, q1d और x प्लस b1। अब c को d c को डिवाइड नहीं करता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट कि c d है वो c
सी को डिवाइड करता है, डी सी को डिवाइड करता है, या सॉरी यो मान लो, चलिए बी को डिवाइड नहीं करता, हमें ये प्रूव करना है ना, डी बी को डिवाइड नहीं करता, तो डी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बी को डिवाइड करता है, डी बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया, b इक्वल टू Q2, Q2 एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा Q2 d, b इक्वल टू Q2 d, तो क्या होगा उस केस में c क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू Q1 dx प्लस Q2 dy, यानी यहां से d कॉमन, दिस इज इक्वल टू d कॉमन ले लें, Q1 x प्लस Q2 y आ जाएगा, यानी d के मल्टीपल में बाकी सब है, इसका अर्थ ये हुआ कि d c को डिवाइड करेगा, क्योंकि d के मल्टीपल में बाकी, तो d का पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा, जबकि हम कह रहे हैं कि d को, ये इस चीज का कंट्राडिक्शन है कि d c को डिवाइड नहीं करता, d डज नॉट डिवाइड c का कंट्राडिक्शन है, यहाँ पे आ गया, इसका मतलब हमने जो ये माना ये गलत है, ये कंट्रा पॉजिटिव है, इसलिए d b को डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि d विल नॉट डिवाइड b। ये थ्योरम सीधी सीधी है, छोटी सी थ्योरम है पर इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट है, देखिए इस रिजल्ट का आगे चल के हम बहुत उपयोग करेंगे, आगे चल के मिनिमल थ्योरम वगैरह करेंगे तो उसमें बहुत उपयोग में आएगी, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। क्या कहती है थ्योरम, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर, for any two positive integer there exist q1 and r1 such that there exist q1 and r1 such that a q1 और r1 इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि a इज इक्वल टू बी q1 प्लस r1 c r1 R1, where R1 line is less than or equal to, R1 is less than R1 lies between, R1 lies between B by 2, R1 lies between B by 2, C is equal to plus minus 1, C is equal to either plus 1 or अब जो डिवीजन एल्गोरिथम की बेसिक थ्योरम बताई थी, बेसिक थ्योरम क्या थी कि a और b पॉजिटिव नंबर है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस, अगर a में b का भाग लगाए और रिमाइंडर r बच जाए तो ये डिवीजन एल्गोरिथम की बेसिक थ्योरम। उसमें r क्या था, वहां r कहाँ था, 0 और b के बीच में था, ये रूल था। अब यहां क्या चीज जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट q1 एंड r1, q1 और r1 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि q1 और r1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में a लिखा। अब यहाँ r1 के साथ वहां जो शर्त है उस शर्त से डिफरेंट शर्त है, शर्त डिफरेंट क्या है, b/2 है, b/2 से b छोटा होना चाहिए, और c क्या है, c की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। देखिए इस थ्योरम को समझने से पहले भी मुझे लगता है कि एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करें। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 29 में अगर 3 का डिवाइड करूं तो 27 2, तो इस एल्गोरिथम की इस मेथड से अगर मैं लिखूं तो 29 इज इक्वल टू 9 into 3 plus 2, where this is your r, this is q, and this is b, this is a,
हिसाब से लिखे तो ये आ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यहां एक विशेष बात है कि ये जो आर रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर 3 के आधे से बड़ा है। यहां शर्त क्या है? आधे से छोटे की शर्त, लेस देन हाफ की शर्त। तो 3 ये 2 जो बचा है वो इसके आधे से बड़ा है। अब इसी को मैं थोड़ा सा मोल्ड करूं, अगर मैं ये 29 में 3 का डिवाइड करूं और इसको 10 बार दे दूंगा, -30 होगा। तो यहां क्या बचेगा? -1। अब ये न्यूमेरिकली क्या हुआ? 29 is equal to 10 into 3 plus -1 into 1 लिख सकते हैं ऐसा। देखिए अब इस केस में c तो क्या हो गया? -1 हो गया, और ये क्या हो गया? r which is less r1 which is less than half of this, 3 के आधे से छोटा। इसका लिखने का एक रीजन है, एक कारण है, ये चीजें हमें आगे चल के काम आएगी, उसी को समझने के दृष्टिकोण से ये हम कर रहे हैं कि आधे से छोटा हो तो क्या होगा। तो अर्थ ही क्या हुआ? यहां ये a, ये क्या हुआ? हमारा ओरिजिनल जो क्यूब था उस क्यूब में क्या हुआ? 1 प्लस किया, क्यूब प्लस 1 इंटू b प्लस -1 इंटू ये क्या है? देखिए इसमें 3 में से 2 निकालना है तो क्या होगा? b माइनस आर, ये b माइनस आर। हुआ क्या? हमने इस पूरे प्रोसेस में किया क्या कि प्लस b किया और माइनस b किया, बाकी एक ही चीज है, a इक्वल टू क्यू बी प्लस आर। तो यहाँ q की जगह q प्लस 1 कर दिया, यानी एक बार ज्यादा भाग लगा दिया, क्योंकि आधे से ज्यादा बच रहा था तो एक बार ज्यादा भाग लगा दिया। और यहाँ क्या किया? c की जगह -1 आ गया, b की जगह b माइनस आर आ गया। b माइनस आर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया और ये। अब इस फॉर्मेट में ये लिखा गया, ये दिस इज नथिंग बट q1 एंड दिस इज नथिंग बट r1 एंड q1b प्लस cr1, c इज -1। तो ये हमारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को, ये ओरिजिनल डिवीजन एल्गोरिथम था, उस रिजल्ट को थोड़ा सा और मोल्ड करके हम इस फॉर्मेट में लिखें। तो इस फॉर्मेट में क्या हुआ? r1, इस फॉर्मेट में क्या हुआ? r1 b/2 से छोटा, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम ओरिजिनल एल्गोरिथम के हिसाब से बात करें तो ओरिजिनल एल्गोरिथम तो वही है, a is equal to bq plus r, where r lies between b, यही ओरिजिनल रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट में देखिए सीधे ही अगर यहां आधे से कम बच जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आधे से अगर r रिमाइंडर आधे से कम बच जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो when r is less than b/2, 3 केस की बात करेंगे। केस फर्स्ट, r is less than b/2, केस सेकंड, r is greater than b/2, and case 3, r is equal to b/2। ये 3 केस हम लेंगे। देखिए ये केस तो अगर यहाँ r अपने आप में ही आधे से कम बच जाता तो यह रिजल्ट b/2 से कम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है कि q इक्वल टू q1 लिख दें, r इक्वल टू r1 लिख दें और c इक्वल टू +1 लिख दें।
ये आधे से कम बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। आर ऑलरेडी b/2 से छोटा है तो यहाँ b/2 से छोटा आ जाएगा, यानी q इस केस में q इक्वल टू q1 हो गया, r इक्वल टू r1 हो गया एंड c इक्वल टू +1 हो गया। तो ये इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये वाला जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि a इक्वल टू b/q1 प्लस c/r1 जो एंड r लाइज बिटवीन c/r1 लाइज बिटवीन 0 एंड 3/2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड r इज लेस देन b/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रिजल्ट को ऐसा लिखा है। अब r ग्रेटर देन b/2 है तो हमें इस प्रोसेस पे आना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर है वो उसके आधे से ज्यादा है तो क्या करेंगे, r ग्रेटर देन b/2 है तो उस केस में क्या होगा, 0। इस केस में आधे से, ये जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर आधे से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस r क्या हो जाएगा, b/2 से छोटा हो जाएगा। b माइनस r b/2 से छोटा हो जाएगा और ये 0 से लेस देन जाएगा, इक्वल टू लेस देन b इक्वल टू r हो जाए तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए इस केस में b माइनस r लेस देन b/2 रहेगा, आधे से छोटा हो जाएगा नेचुरली। देखिए हमारा रिजल्ट ये है r इज ग्रेटर देन b/2। r इज ग्रेटर देन b/2 को मैं दोनों तरफ अगर b सब्ट्रैक्ट कर दूं, b में से दोनों को सब्ट्रैक्ट b माइनस कर दूं तो क्या होगा, b माइनस r, क्योंकि b में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये b माइनस b/2 क्या हो जाएगा, b माइनस r, एक पूरा नेगेटिव ले लें माइनस ले लें तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको नोट कर लूं, माइनस r इज लेस देन माइनस b/2 और दोनों तरफ b जोड़ दें, ये आ जाएगा। तो ये रिजल्ट b माइनस r इज लेस देन b/2, इसको समझ सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं केवल समझाने के दृष्टिकोण से इस बात को किया। तो इस केस में b is 0 is less than b minus r is less than b/2. If we take q is equal to q1 q plus 1, अब ये जो q1 है ना, q is equal to q plus 1 ऐसा लिख दें, q is equal to q1 plus 1। यहाँ जो q लिया ना हमने, ये q एक बढ़ाएंगे जैसा यहाँ किया, एक बढ़ाएंगे तो q इज इक्वल टू q1 प्लस 1 लिख दिया और r इसके लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल टू r1, q इज इक्वल टू q1 प्लस r इज इक्वल टू b माइनस r1 इक्वल r इज इक्वल टू b माइनस r1, r इज इक्वल टू b माइनस r1, ये हो जाएगा। एक उसमें से b में से आधे से ज्यादा है, आधे से कम है तो ये r1 क्या हो गया, दिस। तो b माइनस r को r1 कह दिया, b माइनस r को r1 कह दिया, b माइनस r को ये r1 हो गया तो r इज इक्वल टू b माइनस r1 हो गया। तो ये दोनों हो गया एंड c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू, उस केस में a इज इक्वल टू b की जगह क्या आ गया, b की जगह b और q की जगह q1 प्लस 1 और प्लस c की जगह प्लस -1 c की जगह और r1 की जगह b माइनस r, c -1 और उस केस में c इज इक्वल टू -1 और b माइनस r1, दिस इज योर c। सो ये क्या हो गया,
BQ1 प्लस बी, सी है ये, प्लस बी, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा CR1। तो ये रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। उस केस में 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B/2 हो जाएगा। द थर्ड सिचुएशन, अगर R ऑलरेडी आधा है, R B का आधा है, तब कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा हम इस इक्वेशन को B लेस देन हाफ R है, B इज इक्वल टू R इज इक्वल टू B/2 है, तो उसमें R इज इक्वल टू B/2 और C इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। और उस केस में B इज इक्वल टू Q + 1 भी लिखें तो इधर भी क्या हो जाएगा B माइनस R, क्योंकि B में से R घटाएंगे, R B/2 है, B में से R घटाएंगे तो B माइनस R विल बी इक्वल टू B माइनस B/2 इज इक्वल टू B/2। तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें ये था। तो ये 3 सिचुएशन थी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम डिवीजन एल्गोरिथम को इस फॉर्मेट की जगह इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्मेट में लिखने पर यहां कंडीशन बदलेगी, यहां रिमाइंडर है, वो जो डिविडेंड है, डिवीजर है, उस डिवीजर का आधे से कम होगा, लेस देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन B/2। इक्वल टू वाले केस में भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, हम डिवीजन एल्गोरिथम को उसके स्थान पर ये भी ले सकते हैं। अब इसका देखिए, इसके लाभ आगे चल के मिलेंगे, हम इस रिजल्ट को जरूर ध्यान रखें कि हम 2 तरह के डिवीजन एल्गोरिथम अब हम ले सकते हैं। एक डिवीजन एल्गोरिथम जिसमें हमने A इक्वल टू BQ + R लिखा है, जहां R के लिए कंडीशन अप टू B लेस देन B होगा, और दूसरे में A इक्वल टू BQ1 + CR1 लिखा है, जहां R1 के लिए कंडीशन है कि R1 जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर डिवीजर से आधे से छोटा होगा। ये लिख दिया। अब कुछ और रिजल्ट्स की बात करें। धीरे धीरे जो रिजल्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे जो हम चीजें डेवलप कर रहे हैं, उनको देखते जाएंगे और किस तरह से उनके इंटरप्रिटेशंस होते हैं उनको देखते हैं। अब एनी इंटीजर, एक रिजल्ट है कि किसी भी इंटीजर को 3 रिजल्ट एक साथ लिखे हैं, 1, 2 और 3 के लिए। एनी इंटीजर कैन बी रिटन एज 3Q and 3Q + -1। Q is an integer। 3Q + -1, अगर जो अभी हमने किया A इक्वल टू BQ1 + CR1, where 0 is less than equal to R1 is less than B/2। अगर इस रिजल्ट को देखें, इस रिजल्ट में B इक्वल टू 3 लें, तो हमारे पास अगर R इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो गया 3Q1, Q आ गया। एंड अगर B इक्वल टू 3 लिया, C इक्वल टू -1, तो ये 3Q - 1 आ जाएगा। यानी किसी भी इंटीजर को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। आप देखिए, जैसे 0 लिखना है तो Q की वैल्यू क्या करें, 0 करते 0 आ जाएगा। 1 लिखना है तो Q की वैल्यू क्या करें, 3Q, 3 × 1 - 1, 3Q + -1। इस आधार पर लिख सकते हैं भी इन तीनों में। और कुछ ऑथर्स इसको इस रिजल्ट को यूं भी लिखते हैं, 3Q + 1, 3Q + 1 एंड 3Q + 2। इस तरह से भी ये किसी भी इंटीजर को इन 3 रूप में से लिखा जा सकता है। यहाँ हम इसमें ये काम में ले रहे हैं, जैसा चाहें वैसा दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए, मैं कह रहा था 0 लिखा तो Q की वैल्यू 0 रख दो, तो ये 0 हो गया। Q की वैल्यू 1 रख दो,
1 लाना ना, 1 लाना है। Q इज इक्वल टू 3 1। हाँ, Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो +1 आ जाएगा, और Q की वैल्यू 0 रखने पर -1 आ गया। यानी Q की वैल्यू 0 के लिए क्या क्या आ गया? 0 आ गया, 1 आ गया और -1 आ गया। ठीक है, अब Q की वैल्यू 1 रखें, 1 रखने पर क्या आ जाएगा? यहां से 1 रखने पर 3, 1 रखने पर Q की वैल्यू 1 रखने पर 3 आ गया। Q की वैल्यू 1 रखने पर देखिए 3 इंटू 1 -1 करें 2 आ जाएगा। Q की वैल्यू 1 रखें तो 3 + 1 4 आ जाएगा। इसी तरह से Q की वैल्यू -1 -2 -3 रखने पर इधर के इंटीजर आते चले जाएंगे। तो इस तरह से करके किसी भी इंटीजर को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसी तरह से किसी भी इंटीजर को 4Q + -1 4Q + -1 एंड 4Q + -2 4Q + -2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। और इसी तरह से किसी भी इंटीजर को 5Q + -1 5Q + -2 5Q + -3 के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। नहीं, +-1 और 2 इसकी भी जरूरत नहीं, 3 की 2 4 5 हो गए, 5 4 5 4Q + -1 4Q + -2 और कुछ लोग इसको 4Q + 1 4Q + 2 4Q + 3 इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 4Q + 3 तक, है ना। और इसी तरह से 5Q + 1 5Q + 2 5Q + 3 5Q + 4 तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर Q की वैल्यू 0 रखें तो ये 0 1 2 -1 -2 ये सारे आ जाएंगे। Q की वैल्यू 1 रखने पर बाकी इंटीजर सारे आ जाएंगे। यानी किसी इंटीजर को इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। इससे भी हम किसी भी इंटीजर को व्यक्त कर सकते हैं। ये एक साधारण सी बात हुई। इसके बाद इनका फायदा क्या है, किस तरह से इसका उपयोग होगा, उसकी बात नेक्स्ट राउंड में करेंगे। धन्यवाद।